मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम सब संपूर्ण इतिहास बीबीडी गाइड के संपूर्ण इतिहास को जबरदस्त ट्रिक के साथ आपको याद करवाने वाले हैं। ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल अर्थात आज दसवीं के दिन यह वीडियो बनाई जा रही है, जो कि यह वीडियो बनाने के उद्देश्य ये है कि आपको इतिहास का प्रश्न जो 2025 में जो लोग 10th के एग्जाम देने वाले हैं उनका इतिहास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और आप वीडियो देखने से पहले ये मत सोचिएगा कि आज नवरात्रि का दिन है, दसवीं है, मेला घूमने जाना है, वीडियो कौन देखेगा। अरे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, आप ये सोचिए कि ये वीडियो जो हम बनाए होंगे वो कितना स्ट्रगल, बगल में भारत माता, कैंपस के पास में भारत माता बैठते हैं। अब यहाँ से आवाज काफी डिस्टरबेंस आ रही है, साथ साथ में बीच बीच में दोस्त भी बहुत सारे आ जा रहे हैं। क्या तुम भी आज का वीडियो बना रहा है, आज का दिन वीडियो बना रहा है, क्या है, मेला घूमना चाहिए, ये है वो है, बहुत सारी चीजों को सामना करके ये वीडियो आपके लिए बनाया गया और आपको भी देखने में बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो आज आपके पास पहुंचे तो आप सोचिएगा नहीं इसको दिवाली में देखेंगे, छठ में देखेंगे, संडे को देखेंगे, मंडे को देखेंगे। ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो वीडियो अवश्य ही आपके जब मिले जब देखिए इसको। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोग बीबीटी के गाइड के बारे में भी कहते हैं इससे पूछेगा, इससे नहीं पूछता, उससे नहीं पूछता। अरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक बीबीटी बुक में छपा हुआ एक कोई और बुक से आप पढ़ लीजिए, भारतीय भवन बुक से पढ़ लीजिए, तो क्या क्वेश्चन दोनों का अंतर हो जाएगा, और क्वेश्चन वही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को, भ्रम को दूर कीजिए और सभी को बातों को त्यागिए और चलिए क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए पूरी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए इतिहास का। यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न वो तो बीबीडी में दिया ही हो रहता है, तो आप इसे पढ़ लीजिए। अगर कोई आपके गांव के अड़ोसिया पड़ोसिया या मोहल्ला वाला व्यक्ति अगर कोई कहता है कि बीबीडी गाइड से नहीं पूछता है, तो आप उसके बातों को मत मानिए। आप प्रश्न देख रहे हैं जी, आपके सामने पहला प्रश्न है, दुनिया भर के पूछ ले है सालों में, 14 में, 16 में, 22 में, 23 में पूछ ले प्रश्न, और बोलता प्रश्न नहीं पूछता है। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे बोलते हैं। चलिए आ जाइए, आइए फटाक से एकदम प्रश्न पे पहले कंप्लीट कीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा, जर्मनी राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? तो इसका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। देखिए प्रश्न हम 2-3 बार पढ़ेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, अगले प्रश्न है, इटली के एकीकरण में किसके योगदान थे? इटली के एकीकरण में किसका योगदान था? तो इनमें से सभी, वेक्टर इमैनुअल को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है, काउंट काबूर का भी योगदान था, गैरीबाल्डी का भी था, मेजिनी का भी था। तो इटली के एकीकरण में यह चारों व्यक्ति का योगदान था। किसका किसका? विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, मेजिनी, काउंट काबूर। विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, मेजिनी, काउंट काबूर। विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी, मेजिनी, काउंट काबूर। ये इटली के एकीकरण में इन चारों का योगदान था। चलिए, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क। देखिए 20 बार अगर आपको मारा जाए तो रक्त नहीं निकलेगा शरीर से, इसलिए बिस्मार्क, रक्त एवं लौह नीति, बिस्मार्क। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। ठीक है, चलिए फ्रांसीसी क्रांति 1789। हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? जल्दी सोचिए, जर्मनी के। हिगेल किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के। हिगेल 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 देखता ना, जब कोई व्यक्ति अगर जरता है तो नहीं बोलता हिगेल 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 हिगेल, ये तो जल गए जल गए जल गए जल गए जल गए। हिगेल हिगेल कहाँ के? जर्मनी के। हिगेल कहाँ के? जर्मनी के। कोसूथ का संबंध किस देश से है? कोसूथ का संबंध किस देश से है? हंगरी से। कोसूथ का संबंध किस देश से? हंगरी से। सूथ 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 सूथ, हंगरी हंगरी हंगरी। कोसूथ था हंगरी। लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किसने किया? तो लाल कुर्ती लाल कुर्ती लाल कुर्ती, देखिए लाल कुर्ती पहनेगा कौन व्यक्ति? कौन व्यक्ति? कुर्ता उर्ता क्या पहनता है? मुस्लिम लोग ज्यादा। खान अब्दुल गफार खान। लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफार खान। लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफार खान। मेजनी का संबंध किस संगठन से? मेजनी का संबंध किस संगठन से? कार्बोनरी। मेजनी का संबंध कार्बोनरी। मेजनी का संबंध तो कार्बोनरी से। चलिए, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था? किस सम्मेलन में? तो
लौसने सम्मेलन, लौसने सम्मेलन मतलब जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम किया गया था। लौसने देखते हैं क्षतिपूर्ति, तो क्षतिपूर्ति नहीं लग रहा, क्षतिपूर्ति, लॉस चल गया जी, व्यापार लॉस चल गया, लॉस चल गया, तब ना क्षतिपूर्ति को कम किया जाएगा। कौन से? लौसने सम्मेलन, लौसने सम्मेलन। चलिए 10 नंबर आइए, 10 नंबर प्रश्न आइए, वेना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राज्य तंत्र का पुनः स्थापना। वेना कांग्रेस में का मुख्य उद्देश्य तो राज्य तंत्र मतलब फिर से राज्य तंत्र का पूर्ण स्थापना करना था। कौन सम्मेलन से? तो वेना कांग्रेस। कौन कांग्रेस? वेना कांग्रेस। क्या था? तो राज्य तंत्र का पूर्ण स्थापना करना था। और वेना सम्मेलन हुआ कब था? तो वेना सम्मेलन 1815, वेना सम्मेलन 1815, वेना सम्मेलन 1815। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अरे 10 मिनट से ज्यादा समय लेंगे आपका जी, ठीक है, 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और इसीलिए अगर ये प्रश्न अगर आप नहीं रटते हैं तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। चलिए, काउंट काबूर विक्टर इमैनुअल को किस पद पर प्रधानमंत्री? काउंट काबूर है जो विक्टर इमैनुअल को एक पद दे दिया था, जाओ तोरा प्रधानमंत्री के पद देते हैं रे विक्टर इमैनुअल, जाओ तोरा प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो कौन सी बनाएगा? प्रधानमंत्री। जिब्रेलिन एक क्या थी? तो संस्था थी। जिब्रेलिन एक किसकी थी? तो व्यापार। जिब्रेलिन मतलब एक संबंधित है, एक संस्था था। तो जिब्रेलिन किसकी संस्था थी? तो व्यापारी के। अब व्यापारी के देखते हैं जेब ऐसु भरल रहता, जेब ऐसु भरल रहता के कर? व्यापारी के, इसलिए जेब्रेलिन तो व्यापारी। जेब भरल के कर रहता? व्यापारी के, इसलिए जेब्रेलिन तो व्यापारी। फ्रैंकफर्ट, देख भाई, देख भाई, अगर तू हमरा पैसा वापस नहीं दिया तो फाड़ के रख देंगे। कब? तो 71 71 71, एक के डंडा मारेंगे ना तो बेहोश हो जाएगा। तो 71 है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आइए। जर्मनी, क्या दिया? 15 नंबर प्रश्न पढ़िए सर। जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति बिस्मार्क। देखिए 20 बार इतना मारेंगे ना कि सब तू एक हो जाएगा। जो जल रहा है हमसे, वो 20 डंडा जब मारेंगे तेरे को तो वैसे भी ते एक हो जाएगा। तो बिस्मार्क, तो जर्मनी एकीकरण। चलिए, इटली के एकीकरण में कौन संबंध नए हैं? इटली के एकीकरण में कौन संबंध है? तो बिस्मार्क। और जर्मनी के एकीकरण किया के? तो बिस्मार्क किया। और इटली का एकीकरण का संबंध बिस्मार्क से नहीं है, ठीक है। मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल का संबंध इटली से था, लेकिन बिस्मार्क का संबंध नहीं था, ठीक है। चलिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण, जी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? कौन था इसमें से? तो कौन थे? तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का क्या हो? एकीकरण हो। जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वस्तुकार कौन थे? तो वस्तुकार इसका कौन हो जाएगा? बिस्मार्क। तो ये तो जानिए रहे, जर्मनी के एकीकरण में 20 बार मारेंगे तो सब थोड़ा जरल हमरा से हो जाएगा। तो बहुत जल रहा है ना, ऐसी ते 10वां पास हो जाएगा ना तो तेरा पड़ोसिया जलेगा बहुत सारा लोग, ठीक है, इसीलिए रट लो चुपचाप। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन का स्थापना हुआ था? तो देखिए, वहां 30 के बाद संवैधानिक राजतंत्र। कहाँ पे? फ्रांस में। देख, संविधान से चलेंगे, अभी हम फंस चुके हैं। कोई एक मामला में फंस जाता है तो नहीं बोलता हम नियम कानून से चल रही, तोरे नियन उटपुटांग नहीं चल रही, संतोष पागल के तरह, ठीक है। तो फ्रांस के क्रांति से संवैधानिक राजतंत्र। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर कौन थे? समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक समाज सुधारक थे। चलिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। देख, नाव चला और रोटी बाल्टी उल्टी में पानी उनी में ढो, तो गैरीबाल्डी नाविक, गैरीबाल्डी नाविक। यंग इटली की स्थापना किसने किया? तो यंग इटली मेजिनी, यंग इटली मेजिनी, यंग इटली मेजी। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता? तुर्की को, छुर्की को, तुर्की को, तुर्की को। यंग यूरोप, यूरोप का मरीज तुर्की को। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो वह सेडान के युद्ध। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध में? सेडान के युद्ध में। यूरोपवासी ने किस देश के साहित्य एवं ज्ञान के प्रेरणा था? यूनान से, यूनान से। देखिए, हम उधर भी बताएं, जो बीबीडी छोड़ करके एक सीरीज और चला है याद करवाने वाला, उसमें भी बताएं हैं कि साहित्य एवं ज्ञान तो कहाँ, यूनानी लोग से काफी प्रेरणा स्रोत रहा था। यूनानी लोग से क्या रहा था? काफी प्रेरणा स्रोत रहा था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं? रटवा चुके हैं, यूरोप में, यूरोप में उस सीरीज में भी रटवा चुके हैं, ठीक है। वेना कांग्रेस फ्रांस में किस शासक का पूर्ण स्थापना हुआ था? तो वेना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में एगो शासन का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच में एगो युद्ध हुआ। कौन युद्ध?
तो सेडान का युद्ध, सेडान के युद्ध कब हुआ? 1870। केकरा केकरा बीच में? फ्रांस और प्रसा के बीच में। 70 में फ्रांस प्रसा कौन युद्ध? सेडान युद्ध। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? भाई जर्मनी के एकीकरण में तो इन्होंने सहायता किया, लेकिन ये एक कूटनीतिज्ञ थे, तो बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। चलिए 1829 में, 1829 ईस्वी में एगो संधि हुआ था बबुआ। और कौन संधि हुआ था 1829 में? जो एगो संधि हुआ था वो कौन संधि हुआ था? तो क्या कहा जा रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश में हुआ था? तुर्की में। पुल, पुल तो तोड़ दे एकदम, पुल उल ऐसू सरकार के बनल टूट जाता। एड्रियानोपुल तो तुर्की, तुर्की तुर्की तोड़ दे तुर्की। ठीक है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के समय किस राजवंश का शासक था? तो वहां पे राजवंश थे बुर्बो राजवंश। कौन राजवंश? बुर्बो राजवंश। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन वंश? बुर्बो राजवंश। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। देखिए नियम कानून सब बनेगा इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड के हम गुलाम न थे। इसलिए चार्टिस्ट आंदोलन। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ का योजना किसने प्रस्तुत किया था? देखिए क्या पूछ रहा, वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो रूस के द्वारा। ठीक है। चलिए यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसको पराजित किया गया था? तो किसको किया गया था? तुर्की को पराजित कर दिया गया था। आगे वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। तो जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कई गो युद्ध लड़ा था? कई गो युद्ध लड़ा? तो 3 युद्ध लड़ा था। कौन कई गो युद्ध? 3 युद्ध लड़ा था। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसने किया था? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालन करने वाला था वो यूनान थे। नव गुइल्फ कहाँ स्थित है? तो इटली में है। नव गुइल्फ कहाँ स्थित है? इटली में है। चलिए अगला प्रश्न आइए। वेना क्या पूछ रहा? वेना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो जर्मनी शामिल नहीं थे। कार्बोनरी की स्थापना जल्दी से बता दीजिए, कुछ ही प्रश्न है, 8 गो तो प्रश्न है जी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुआ था। 10 कर बस कर, अब नहीं खाएंगे, काट उठ लेगा नहीं तो। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। 4 में नाप देंगे तो हम। ठीक है। तू बड़ा फटर फटर कर रहा है, और 4 झापड़ मारेंगे ना तो एकदम दौरा पड़े लगेगा मिर्गी के। 4 झापड़ में पूरा नीप पोत देंगे तुमको हम। ठीक है। नेपोलियन संहिता 1804। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी? तो स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। कुस्तुनतुनिया, रे तेरे बेरे को मारेंगे तो सभ्य तेरे को स्वतंत्र यूनान बना देंगे। कुस्तुनतुनिया के। सेडोवा का युद्ध में किसको पराजित हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसके? ऑस्ट्रिया गया था हवा लेने। सेडाओ के युद्ध में। आओ सेडाओ, ओ ने छुपल है तो ओ से ऑस्ट्रिया। सेडाओ पूछ दे, आओ ओ दिया था ऑस्ट्रिया। प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कहाँ के शासक था? प्रसा के शासक थे। मेटरनिक क्या था? मेटरनिक कौन था? जल्दी से बताइए तो। मेटरनिक कौन थे जी? ढेर कीजिए गाटर पटर, सब तो हम आपको करवा देंगे। ऑस्ट्रिया के कौन सी था? चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट कहाँ के शासक थे? सार्डिनिया पिडमॉन्ट कहाँ के शासक थे? तो विक्टर इमैनुअल का शासक बनाया था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का शासक कौन था ये पूछ रहा। तो विक्टर इमैनुअल, जो कि प्रधानमंत्री भी इसी को बनाया गया था। ठीक है। चलिए ये लास्ट है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ? 46 में बताइए कौन संधि? कौन संधि? तो फाक जाएंगे तोरा इसी हमरे। तो फ्रैंकफर्ट की संधि। जर्मनी जर चाहे तू मर, लेकिन तोरा फाक जाएंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि। राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से है? तो पूर्ण जागरण। और नेपोलियन ने जर्मनी कि किस संघ की स्थापना किया था? तो एगो संघ बनाया था, राइन संघ। तो राइन संघ। तो देखिए चैप्टर हमने कंप्लीट किया। आइए दूसरे चैप्टर में एंट्री लेते हैं। आप सब लोग बेझिझक जुड़े रहिए इस क्लास से। पूरे इतिहास का पूरा लंबा क्लास चलने वाला है ना, सभी चैप्टर का। ठीक है। आप एकदम लगातार जुड़े रहिए, आपके मार्क्स एकदम अच्छे आएंगे, ये एकदम निश्चित है। क्योंकि आपने जितने अच्छे से एक चैप्टर की पढ़ाई की, अगर पूरे इतिहास का आप पूरा प्रश्न देखते हैं तो इतिहास का आपसे प्रश्न कहीं जाने वाला नहीं है। और ये मन में भ्रम मत पाल करके रखिए कि जो बीबीडी गाइड से तो करवा रहे हैं, बोले हैं कि जबरदस्त ट्रिक है, लेकिन ऐसा कुछ याद नहीं हो रहा। आप सुनिए तो सही। देखिए पहले आप मेहनत कीजिए, ठीक है ना, फल का इंतजार आप नहीं कीजिए। ठीक है। पहले आप पूरे इतिहास को पढ़ तो लीजिए, उसके बाद इसके बारे में पता चलेगा ना कि इसका परिणाम आपके अच्छे साबित हुए या बुरे साबित हुए। चलिए आइए तो इसी प्रकार जुड़िए जल्दी से दूसरे चैप्टर की ओर। देखिए क्या कह रहा, समाजवादियों का बाइबिल। देखिए समाजवादी का अर्थ तो आप समझते हैं, जिसमें समाज की सबसे ज्यादा प्रधानता होती है।
ठीक है। तो किसे कहा जाता है, या मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक को साम्यवादी का बाइबिल कहा गया। देखिए इतना पढ़े होंगे तो आप सबके दिमाग में एक बात आया होगा कि समाजवाद का बाइबिल मतलब एक किताब है, और वह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो दास कैपिटल। कौन से, समाजवादियों का बाइबल किस किताब को कहा जाता है, तो दास कैपिटल। और ये दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा, कार्ल मार्क्स, यही सो है। दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा, कार्ल मार्क्स ने। कब लिखा, 1867 ईस्वी में। ठीक है। और समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता, दास कैपिटल को। तो यहीं से 4 प्रश्न। ठीक है। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल। ठीक है। चलिए आइए दूसरे प्रश्न पे आइए, एकदम सब आपके पास है। ये कब कब साल में पूछा जो भी, और ऑप्शन भी। ठीक है। ये क्लास हमारा लेने का मतलब ये कि दशहरा के शुभ अवसर पर नवरात्रि के समय में आराम से, आज 10वीं का दिन है, इस क्लास को निपटा लिया जाए तो एक दिन हमें भी समय लगेंगे। तो अभी क्लास ऑफलाइन बंद ही है और आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो एकदम अवश्य याद होंगे। आगे अगले प्रश्न पे आइए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए अभी हमने उधर बता रहे थे कि समाजवादियों का बाइबिल तो दास कैपिटल पुस्तक को, और दास कैपिटल पुस्तक लिखा किसने, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा। यहां पूछ दिया वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, तो उसमें तो महत्वपूर्ण व्यक्ति तो कार्ल मार्क्स ही होंगे ना, कार्ल मार्क्स। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, बोल सेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। देखिए अप्रैल थीसिस भी एक विचारधारा है। ठीक है। तो पुस्तक ले सकते हैं, एक विचारधारा, पत्रिकाएं ले सकते हैं। तो अप्रैल थीसिस किसने लिखा, तो लेनिन के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अप्रैल थीसिस, थीसिस में सोचना, अप्रैल तो मन से समझिए रहे, तो लेनिन के द्वारा लिखा गया। चलिए, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। अर्थात ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे कि जेना, तो देखिए ना ना, जैना में भी ना छुपल है और जर्मनी में भी ना छुपल है ना कि नहीं, न है कि नहीं छुपल, तो जेना तो न उधर भी छुपल है, और जर्मनी तो जर्मनी में भी न छुपल है। ठीक है। तो जर्मनी हो गई। ठीक है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न आ जाइए, रूस में प्रतिनिधियात्मक संस्था ड्यूमा। ठीक है। तो ड्यूमा, माँ माँ 5 रुपया दो, माँ से 5 रुपया मांग रहे हैं, तो ड्यूमा माँ माँ 5 रुपया दो, 1905 ईस्वी में। तो रूस में ड्यूमा का गठन 1905, माँ मुझे 5 रुपया दो, तो माँ 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 ड्यूमा 5 हो गया। चलिए आ जाइए, रूस में अल्पस क्या अल्पमत है। ठीक है। अल्पमत मतलब कम लोगों का जो समूह होता है, तो अल्पमत वाला दल क्या कहलाया, तो मेन सेविक। देखिए अब अल्पमत में कम हो गया, अगर मान लीजिए कि जिसके पास घर में कम आदमी है, उसके यहाँ सेवा सत्कार ऐसे भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका अच्छा होता है। तो अल्पमत वाला तो सेवा, तो सेविक, कौन सेविक, मन, तो मेन सेविक, सेवा अच्छा होता है, बड़े बुजुर्ग का सेवा क्या होता, अच्छा होता है, जिनके घर में कम लोग होते हैं, तो मेन सेविक। तो रूस में अल्पमत वाला दल मेन सेविक। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न, ये निम्न में क्या पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो पोटसडम एक घोषणा किया गया था जो कि जर्मनी का आत्मसमर्पण, जिसे नहीं था पाल पोस के इतना बड़ा कर दिए हैं, अजर मर जाएगा भाई, तो जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो पोटसडम की घोषणा का उद्देश्य था, पोटसडम एक घोषणा हुआ था जिसमें जापान ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो देखिए रूस भी युद्ध लड़ रहा था, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला, लेकिन रूस है जो एक संधि किया अमेरिका वाले के साथ में, और अर्थात मित्र राष्ट्र के साथ में, और वह युद्ध से बाहर हो गया। वह संधि बेस्ट लिटोवस्क की संधि कहलाया। देखिए रूस है जो युद्ध से बाहर आ गया, तो बेस्ट काम ही न किया। युद्ध से बाहर आना अच्छा काम है कि खराब काम है, बेस्ट काम है, इसीलिए बेस्ट लिटोवस्क। तो ठीक है, बेस्ट काम किया। रूस है जो प्रथम विश्व युद्ध से बाहर आके बेस्ट काम किया, इसीलिए बेस्ट लिटोवस्क की संधि। ठीक है, वो बेस्ट काम किया ना, युद्ध से कोई के भी लड़ाई झगड़ा से बाहर आना बेस्ट काम है। चलिए, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत गठन किया था। मतलब ब्रुसेल्स देश में जो बहुमत सबसे ज्यादा लाने वाला डच, देख पाए ब्रुसेल्स, सेल्स सेल्स मतलब बहुत सारे चीज को बेच रहे हैं,
तो बच बच बच। जैसे देखिए रोड पर ऐसे नहीं चिल्लाते रहता आलू प्याज या टमाटर टमाटर, तो सड़ल वगैरह जो रहता है तो सेल करते रहता है सब। रोड पर क्या होता है, सेल होता है, तो सेल्स। और आपको अगर खरीदना है तो बच के अच्छे सामान न खरीदिएगा, तो बच नहीं डच। तो ब्रुसेल्स, तो सेल्स मतलब बेचने के लिए याद कर लीजिए। और जब कोई अगर बेच रहा है बाजार में तो आप अच्छे बच के ही न खरीदिएगा, तो ब्रुसेल्स तो डच। ठीक है, अगले प्रश्न आ जाइए। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बोल्शेविक, बोल ढेर, रे तू बोल रहा कि नहीं, रे रे नहीं, ले बोल, ले बोला, ले तो उतरा रहे हैं जरिए, नहीं ले बोल। तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन, बोले ना बोले, ले बोल। गाँव में नहीं होता रे बोल नहीं रे, ऐसे बोलते हैं ना, तो ले, तो ले से लेनिन बोल रहे, तो बोल्शेविक क्रांति लेनिन। ठीक है, विश्व का पहला समाजवादी देश तो वो रूस है, क्योंकि रूस में ही समाज के लोगों को ज्यादा वैल्यू देने के लिए वो समाजवादी देश कहलाया। ठीक है, तो रूस, रूस नहीं जाता। देखिए समाजवादी मतलब क्या हो रहा, घर में बहुत सारा लोग है, अगर उसमें से कोई व्यक्ति अगर रूस गया तो उसको मनाइएगा कि नहीं, तबे ना समाज चलेगा। नहीं तो अगर घर में ज्वाइंट फैमिली चल रहे हैं 15 को, अब कोई अन्य रूस के मुंह फुलैले, कोई अन्य फुलैले, तो कोई उन्ने नहीं खाना खा रहा, कोई अन्य नहीं खाना खा रहा, तो अगर मुंह फुलैले हैं तो उसको मनाना पड़ेगा, रूसल है तो मनाना पड़ेगा, तबे जाके समाज चलेगा। तो समाजवादी रूस, समाजवादी रूस। चलिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? रॉबर्ट ओवेन, बट तो ब्रिटेन, रॉबर्ट बट ब्रिटेन, रॉबर्ट में ही बट छुपल है तो ब्रिटेन, रॉबर्ट तो ब्रिटेन, रॉबर्ट तो ब्रिटेन। चलिए, युद्ध और शांति या वार एंड पीस पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय थे। देखिए मार के टांग देंगे युद्ध के समय में अगर शांति नहीं बनाया तो। देखिए क्या कहा जाए, युद्ध में अगर शांति नहीं बनाया तो टांग देंगे। ठीक, फिर टाई टाई फीस करते रहना, जितना बकर बकर ते कर रहा है ना सबको टांग देंगे। तो युद्ध में अगर शांति तो टाई, तो टांग देना, टॉल्स्टॉय। तो युद्ध और शांति या वार एंड पीस, टॉल्स्टॉय। ठीक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक के लेखक, तो कार्ल मार्क्स देखिए कौन कौन से पुस्तक लिखे, जैसे पहले ही ऑप्शन में हम सब समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल पुस्तक लिखा किसने, कार्ल मार्क्स। हम ऊपर में ही आपको याद करवाएं। और एक पुस्तक इनका और याद कर लीजिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कार्ल मार्क्स था का से काल, अका से कम, तो कम, तो कार्ल मार्क्स तो कम, क्योंकि क यहां से लीजिए, मैं यहां से लीजिए, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक और दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स ही है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, जैसे देखिए देश में कितना पैसा आ रहा है, इसको गिनना है कि नहीं गिनना, तो गिनने लगी हमको और आपको, गिनने लगे देश में दे दें तो ऐसे ही चुरा उरा के बैठ जाएंगे घरे में। इसीलिए इसका एगो संगठन बना और उसका नाम बना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO कहा जाता। तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। देखिए कार्ल मार्क्स, वही कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। देखिए बोल, वो जो लेनिन नहीं था, बोल रे बोला रे, तो बोल्शेविक जो क्रांति के जो जनक तो लेनिन हो गए, लेकिन ये क्रांति हुआ था कब, तो नवंबर 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में। देखिए दास कैपिटल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो शायद ये दूसरे प्रश्न में ही आपको याद करवाए थे, 1867। और दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है और इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं और ये 1867 में प्रकाशित हुआ। चलिए, एक तो अब आते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। तो देखिए समाजवादी हो या साम्यवादी हो, प्रश्न नंबर दूसरा में ही हम आपको याद करवाएं कि समाजवादी हो या साम्यवादी, इसका घोषणा पत्र कार्ल मार्क्स ने ही किया। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये क्या अगला प्रश्न दिया, बेस्ट लिटोवस्क की संधि। तो बेस्ट देखिए युद्ध से बाहर नहीं आया था, रूस प्रथम विश्व युद्ध के बाहर से आया था ना, बेस्ट काम किया था कि नहीं, वही वाला ये संधि है। बेस्ट कौन संधि, तो बेस्ट टोवस्क की संधि। अब इसी में ना ये जो रूस है प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही जर्मनी से संधि किया था, क्योंकि मित्र राष्ट्र के तरफ जर्मनी भी थे ना। तो अब देखिए, तो इसी से संधि किया और दोनों के बीच में तो युद्ध से ये बाहर हुए थे। तो बेस्ट लिवस्क की संधि रूस और जर्मनी के साथ, ये कहानी हम आपको बताएं। देखिए रूस में एक शब्द बोला जाता है जार, तो जार का मतलब होता है सम्राट। देखिए कोई भी व्यक्ति के नॉर्मल आप धमकी तो दे सकते हैं, तो मार काट के जरा देंगे, लेकिन आप सम्राट को कभी धमकी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसलिए रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट। चलिए,
रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। देखिए लाल, एकदम चेहरा जब लाल हो जाता है तो टमाटर नियन हो जाता है, तो लाल सेना का गठन, तो टमाटर टॉल्टस्की नहीं हो रहा, लाल सेना का गठन, तो लाल देखते हैं टमाटर एकदम लाल हो जाता, तो टॉटस्की क्या है? टॉटस्की। चलिए, जो लेनिन थे बोल्शेविक क्रांति के जनक, उनकी मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। अब बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में। आइए, यूरोपियन समाजवादी कौन था? तो कार्ल मार्क्स थे ना। समाजवादी का जनक या साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स। और जो जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में न हुआ था। चलिए, चार्टिस्ट आंदोलन, जो चार्ट बनाया गया था वो बेकार के था, उससे कोई मतलब नहीं, चार्ट एकदम खराब बना था। तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन, चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन। देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 में। अब बोल्शेविक क्रांति वाले के बोल बोल रे ले बोला रे, तो लेनिन ने याद करवाए थे। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 और जनक लेनिन। चलिए, लेनिन ने बेस्टा-लिटवोस्क की संधि 1918 में किस देश के साथ ने किया था? तो लेनिन कहाँ के थे? रूस के थे। ये बात हम आपको याद करवाएं। और रूस है जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने के लिए बेस्ट काम किया था, तो बेस्ट लिटवोस्क की संधि। और ये हुआ कब था? 1918 में। तो किसके साथ? तो जर्मनी के साथ। चलिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए, ये सब तो उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक ब्रिटेन है ना देश है, तो पूरे इंटरनेशनल की बैठक कहाँ होगी? लंदन में। चलिए, मदर उपन्यास के लेखक गोरकी है। देखिए, मदर उपन्यास, तो गोर आदमी, तो मदर गोरकी, मदर गोरकी। चलिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 में किया गया था। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग 1827 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति, देखिए लेनिन की मृत्यु तो 24 में हुआ था, लेकिन लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी 21 में, मरे से 3 वर्ष पहले। तो लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया। चलिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? और ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है वो कौन लिखा? तो कार्ल मार्क्स लिखा, और दास कैपिटल भी कार्ल मार्क्स लिखा। तो इस पुस्तक का प्रकाशन 1848 में हुआ, और दास कैपिटल वाला पुस्तक 1867 था। ठीक है, तो प्रथम इंटरनेशनल जो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना, देखिए प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो हुई थी वो लंदन में हुई थी, या कब हुई थी? तो स्थापना 1864 में, 1864। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछ दिया, वही 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक लिखा, 1867 में दास कैपिटल लिखा। तो कार्ल मार्क्स का ये जो जन्म कब हुआ? तो 1818 ईस्वी में, 1818। ठीक है, चेका क्या था? तो देखिए, चेक नहीं करता, पुलिस चेक करता है कि नहीं? तो चेक क्या करता? पुलिस करता। तो पुलिस दास्ता था। चेका क्या था? पुलिस दास्ता था। चेका क्या था? पुलिस दास्ता था। राष्ट्रपुतिन कौन थे? तो देखिए, राष्ट्रपुतिन रस के लेता, तो भ्रष्ट व्यक्ति, गांव के सबसे जो भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं वैसु चुगलखोर वाला काम करते रहता है, एकदम भ्रष्ट आदमी, तो भ्रष्ट पादरी। राष्ट्रपुतिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी। ठीक है, रूस का पहला समाजवाद कौन था? रूस का पहला समाजवादी था, कौन था? प्लेखानोव। देखिए, समाज में व्यक्ति अगर रहना तो अच्छे से खाना पीना पड़ेगा कि नहीं? तो खानोव पहला, तो पहले खाए पिए पहले। देखिए, घर में कलह किस वजह से होता है? मतलब फैमिली अगर ज्वाइंट फैमिली है तो खाने पीने की वजह से, कोई के टमाटर पसंद है तो कोई के बैगन नहीं है, कोई के बैगन पसंद है तो कोई के मूली नहीं, तो कोई को शाम में रोटी चाहिए तो किसी को चावल चाहिए। तो पहला समाजवादी खाए लगी, तो प्लेखानोव, प्लेखानोव। देखिए, रूस में नई आर्थिक नीति किसने शुरू किया? लेनिन ने किया, और लेनिन की मृत्यु तो 24 में। और नई आर्थिक नीति लेनिन कब लाया था? तो 1921 में। बोल्शेविक क्रांति के जनक लेनिन को कहा जाता, और बोल्शेविक क्रांति हुआ कब? नवंबर 1917 ईस्वी में। देखिए, फायदा तो आपको हमारे साथ जुड़ने में करेगा ही करेगा। खोल खोज की योजना किसने आरंभ किया? स्टालिन। देखिए, खोल को खोज करना है तो एकदम लीन होना पड़ेगा उसमें, क्योंकि कौन सा कोल कहाँ पर है उसका कोई पता होता नहीं, तो खोज करना है तो लीन होना पड़ेगा। तो कोल खोज, खोज से स्टालिन याद कीजिए। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता, देखिए रूस वाला तो कार्ल मार्क्स सही है, लेकिन फ्रांस में क्या है?
तो देखिए अगर किसी से फंसना नहीं है, बच के चलना, तो सेंट मार के चलिए, ठीक है ना। और यार नहीं तो किसी को फंसाना है तो सेंट मार के चलिए। फंसाना है ना जी, गर्लफ्रेंड बनाना है ना आपको, तो फ्रांसीसी। और गर्ल्स को बॉयफ्रेंड बनाना है तो फ्रांसीसी। फंसाना है तो सेंट मार के चलिए। याद करने बोल रहे, बनाने नहीं बोल रहे। कहीं आप सब लोग कमेंट मत डाल दीजिएगा कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, हम याद सिर्फ करवा रहे हैं। तो फ्रांसीसी। फंसाना तो सेंट मार के रोड पर चलता फंसावे वाला आदमी, सेंट साइमन। वर्जिन सॉयल उपन्यास के लेखक। देख, अगर जीना है तेरे को तो ईश्वर को याद तो करना ही पड़ेगा। तो वर्जिन जीना है तो ईश्वर। इवान तुर्गनेव, अगर जीना है तेरे को तो ईश्वर को याद करना होगा। तो वर्जिन सॉयल के इवान तुर्गनेव, इवान तुर्गनेव। देखिए एक दो बार आप सुन लीजिएगा ना, मिजाज आपका टना टन हो जाएगा। वहां ऑप्शन भी रहेंगे आपके एग्जाम में, आप जो हम याद करवा रहे हैं वो ट्रिक भी रहेगा आपके पास, डबल फायदा कर जाएंगे। आइए, 1917 में रूस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्या हो गया था, रूस का पराजय। रूस है जो जापान से हार जाता है, एक बार की बात है। और उसके बाद ही रूस की जनता है, लोग हैं जो आंदोलन करने पर उखड़ जाते हैं। और वो रूस में ही अंदर, मतलब रूस के देश में ही वो क्रांति हो जाता है, जिसको रूसी क्रांति बोलते हैं। 1917 ईस्वी। चलिए, 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना गया? तो अक्टूबर की क्रांति, क्योंकि अक्टूबर महीने में हुए होंगे इसीलिए अक्टूबर की क्रांति। चलिए, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? देखिए समाज के लोग ऐसे भी, घर में अगर ज्वाइंट फैमिली से चल रहा है तो इकोनॉमिक्स एकदम ठीक ठाक होना चाहिए, तभी ना चलेगा। तो समाजवादी दर्शन के दल, आर्थिक समानता। ठीक है, तो देखिए हमने दूसरा चैप्टर भी आपको याद करवा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप सब लोग अवश्य कमेंट करके हमें बताइएगा, हाँ सर कौन सा चैप्टर हमें अच्छे तरीके से याद हुआ, कौन नहीं याद हुआ है, तो उसके लिए हम फिर से आपको प्रयास करेंगे। ठीक है, और ये हमारे दशहरा का शुभ अवसर पे है, तो अवश्य ही इसको आप सब लोग देखिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आपको, उम्मीद क्या रखना, आपको याद होगा। आप जुड़िए तो सही, अभी तो 2 ही चैप्टर पढ़े हैं, तीसरा में एंट्री ले रहे हैं। अरे 1 डेढ़ घंटा से ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, और उतना देरी तो दोस्त के साथ आप गप्पे लड़ावे में बिता देते होंगे। यूट्यूब पर जाके एक से एक मास्टर के वीडियो खोजे में कौन वाला याद होगा, कौन वाला याद होगा, याद किसी का नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप ये हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़िए तो सही, और उसके बाद तो आप जुड़े रहवे करते हैं आप सभी लोग। उधर हिंदी संस्कृत का बैच चल रहा है, लाइव में बैच चल रहे हैं। बीबीडी गाइड से पूरे लगभग मैथ 8वां चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। ऑब्जेक्टिव वाले को सब्जेक्टिव बना के आप सब लोग उस सबसे जुड़िए। चलिए, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? देखिए वियतनाम, ये हिंद चीन में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें वियतनाम है जो एक उत्तरी भाग में बटा हुआ था, दूसरा दक्षिणी भाग में, और दोनों वियतनाम को एक किया गया। तो कब किया गया? 1975 ईस्वी को। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब किया गया? 1975 ईस्वी को किया गया। चलिए, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? तो अंकोर वाट में एक मंदिर है जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय। तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय, और दोनों एक कब हुआ, दक्षिणी और उत्तरी? 75 में, 1975 में। देखिए बाओदाई, कहीं बाऊ मत पढ़ दीजिएगा आप सब लोग, ठीक है। तो बाओदाई तो कौन सा वियतनाम? दक्षिणी वियतनाम की सरकार थी, ठीक है। और दोनों वियतनाम, दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम मिला कब? तो 75 में मिला। और बाओदाई, तो दाई तो देखिए ना, द से दाई, द से दक्षिण, दाई, दाई याद रखे ना, द से दक्षिण। और वियतनाम दुइये को ना है जी, एगो उत्तरी वियतनाम, एगो दक्षिणी वियतनाम। तो बाओ दाई, तो दई, दई से दक्षिणी वियतनाम, दई से क्या हो गया? दक्षिणी वियतनाम हो गया। चलिए, भारत में हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? मतलब हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाल। तो अब देखिए भारत में भी पहले पुर्तगाले पहुंचा था, अगर आप सब लोग जानते होंगे तो वास्को डी गामा। तो हिंद चीन में भी पहुंचा कौन? पुर्तगाले पहुंचा। अगर आपको भारत वाला याद है तो हिंद चीन वाला भी याद होगा, पुर्तगाली वास्को डी गामा के नाम भूल गए, भारत के खोज किया था। देखिए अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन ने बनाया ना, और ये है कहाँ? तो वियतनाम में है। कहाँ पे? वियतनाम में। कंबोडिया की राजधानी, देख कम बोल नहीं तो नाप देंगे तोरा एक एक इंची के। तो नोम पेने, कंबोडिया, तो नाप देंगे नहीं तो। कंबोडिया नोम पेने, कंबोडिया नोम पेने। चलिए, जिनेवा संधि समझौता कब हुआ? तो 54 में हुआ। देख 54 में जिनेवा संधि समझौता, 1954, 1954। चलिए, हिंद चीन में कोलोन किसे कहा गया? देखिए कोलोन एक शब्द के लिए, एक
व्यक्ति की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता था, जो कि फ्रांसीसी नागरिक जितने भी थे ना, फ्रांसीसी नागरिक जो हिंद चीन के क्षेत्र में रह रहे थे, उसके पहचान के लिए उसको बोल दिया गया है, ये तो क्लोन है भाई। तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्लोन से पहचान किया गया। चलिए, मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जानते हैं? तो फ्रांस और वियतनाम, तो हनोई, हनोई समझौता, फ्रांस और वियतनाम में हनोई समझौता। ठीक है। चलिए, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। हिंद चीन में कौन कौन देश? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 75 में। दक्षिणी वियतनाम के था? बादोई ना, बादोई थे। चलिए, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 7 में। देखिए, ऐसे टोकन लगता था, लेकिन यहाँ 7 में खतरा टल गया, तो टोकिन फ्री स्कूल 1907। देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, तो फान बाओ चाओ, बाओ मत बोल दीजिएगा, लॉस में थोड़ू है, तो फान बोई चाओ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया। चलिए, हुआ हुआ आंदोलन, तो देख रहे हैं ना, जब दंगा अगर होता है तो एकदम नारा लगता है कि नहीं लगता है, एकदम हुआ हुआ हो जाता है रोड पर। तो धार्मिक और क्रांतिकारी आंदोलन के प्रकृति था, हुआ हुआ आंदोलन हुआ था। ठीक है ना। नरोत्तम सिंहानू कहाँ से के शासक थे? तो कंबोडिया। देखिए, हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया का जिक्र है, तो इसमें तो जो भी व्यक्ति आएंगे, जैसे बादोई आया था तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था, उसी प्रकार नरोत्तम, तो नैरो, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगा, तो नैरो, नहीं तो बॉडी को जी हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो नरोत्तम सिंहानू कंबोडिया के शासक थे। चलिए, आगे बढ़िए। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? देखिए, तो युद्ध जब समाप्ति हो रहा था, तो जैसे समाप्ति हो गया तो निकलता है कि नहीं निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि जो कोई कब्जा के लिए है या लड़ाई लड़ रहा है, तो वहां से अगर वो निकलेगा तो ये ना युद्ध समाप्त होगा। तो निक्सन, निक्सन। तो हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्त करने के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन था। चलिए, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी दिया था? तो रसेल, रसेल का कहना था, देखिए रस लेवे वाला व्यक्ति रसेल कह रहा था ना कि अमेरिका को ही वियतनाम युद्ध के लिए दोषी, वियतनाम में युद्ध नहीं होता, ये जो रस लेवे लगा ना अमेरिका, इसी वजह से युद्ध हुआ, तो रसेल हो गया। कौन हो गया? रसेल। चलिए, प्राचीन में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो वियतनाम पर चीन का था, बगले में है, हिंद चीन के क्षेत्र में, समझ ना, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो वियतनाम पर किसका प्रभाव था? तो चीनी का प्रभाव था, चीन वो जो बगले में है। हिंद चीन का कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? तो देखिए, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, चीन शामिल नहीं है। पुर्तगाली ने कहाँ पर अपना केंद्र बनाया था? तो देखिए, हिंद चीन के क्षेत्र में व्यापार करने वाला पुर्तगाली ही पहला था, और भारत में भी पुर्तगाली था, लेकिन ये अपना केंद्र बनाया था मलक्का को, मलक्का। ठीक है ना, कहाँ बनाया था? मलक्का। संयुक्त वियतनाम का गठन, देखिए उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हम याद करवाए ना आपको 75 में, तो वही चीज है, संयुक्त वियतनाम तो 75। ठीक है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष था? 63 में। कंबोडिया है जो फ्रांस का था, देख लीजिए, जबकि चीन का प्रभाव था हिंद चीन के क्षेत्र में, जबकि कंबोडिया पर जो है फ्रांस का संरक्षित राज्य था 63 तक बना रहा, तो 63 तक बना रहा था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 45 में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 45 में हुआ। लियांग किचाऊ, तो देख रहे हैं ना, आई चाई चुई के बोलता है चीन वाला, तो किचाऊ, किच्चिन चीन है ना जी, किच्चिन चिन, चीन सुधारक। लियांग किचाऊ कहाँ के था? तो चीनी सुधारक था। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो सिहानों की, लाल खमेर सिहानों की। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता? पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ हो जाता है क्या? पथ प्रदर्शक। और हुआ हुआ आंदोलन याद है ना, धार्मिक आंदोलन था। वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय किस अमेरिका राष्ट्रपति थे? तो हम जान ही रहे हैं कि युद्ध से निकलना है तो निकले घुड़ी निक्सन था, और रसेल है जो किसको दोषी ठहराया था? अमेरिका को ही। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह। हाँ, हो ची मिन्ह का क्या होता? पथ प्रदर्शक होता। रेवोल्यूशनरी सोसाइटी,
जो दुई तान होई की स्थापना किसने किया था? वही बाऊ। तो कौन बोई? फान बोई चाऊ। हुआ आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन न था का प्रेरणा कौन दिया था? तो हुनु फूसो। फूसो 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 याद कीजिए, जेने उन्हें बात को नहीं फूक देता। फूसो। फान चू तिन किसके विश्वास थे? तो यह एक गणतंत्रात्मक विश्वास था। फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? तो गणतांत्रिक में विश्वास रखते थे। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने किया? तो जोगोइन आई ने। आगामी आना इधर थोड़ा जगा देते हैं, तो अनामी तो जोन गोइन आई ने। चलिए, वियतनाम या वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने किया? हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया। में भारत में राष्ट्रवाद से ही सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको तो खास करके आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिला था? तो बारदोलिक आंदोलन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, तब बारदोलिक की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसीलिए जब से ही वह कहलाने लगे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन दिए थे? तो कौन से आंदोलन में? बारदोलिक आंदोलन में। कौन दिए थे? तो बारदोलिक की महिला के द्वारा दिया गया था। चलिए, बादशाह खान या सीमांत खान या खान अब्दुल गफार खान, तो वही एक ही व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो बादशाह खान हो जाए, सीमांत गांधी हो जाए, तो ये सभी खान अब्दुल गफार खां ही का क्या है? नाम है। चलिए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोगी आंदोलन। देखिए, चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एक जगह है जहां पर असहयोगी आंदोलन जो महात्मा गांधी 20 से 22 में शुरू किए थे, उसी में चौरी चौरा कांड में हुआ था क्या कि 22 पुलिसकर्मी और एगो थाना अध्यक्ष को अर्थात 23 व्यक्ति को उमड़ी भीड़ के द्वारा अर्थात भारतीय लोगों के द्वारा उसको जिंदा जला दिया गया था। और यही घटना के बाद महात्मा गांधी असहयोगी आंदोलन को क्या कर दिए थे? तो बंद कर दिए थे। चलिए, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में जो आया, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जाना गया। मॉन्टेग्यू उस समय के सचिव थे और चेम्सफोर्ड उसका अध्यक्ष, उस समय का वायसराय था। तो ये सचिव और ये वायसराय। उसी प्रकार 1909 में जो आया उसे मार्लो मिंटो सुधार कहा गया और 1919 वाला को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। तो पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। सिंगापुर कब आजाद हुआ? 1965 में। सिंगापुर आजाद 1965 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 1922 में। और यही घटना के बाद असहयोगी आंदोलन को बंद किया गया और किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 25 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा। सूर्य सेन को कौन दा के नाम से जानते हैं? मास्टर दा। चलिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए, दिसंबर 1929 ईस्वी में। कब? दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर। और वहीं से ना स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी कि 1 जनवरी 1930 को यह बातें तय हो गई थी कि सभी जगह 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराना, स्वाधीनता दिवस मनाना है। झंडा तो फहरा दिया गया 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर। चलिए, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ला। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ला। चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। चलिए,
किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। और बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण ही जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में भीड़ इकट्ठा हुए थे और वहीं जनरल ओडायर ने गोली चलाई, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। शबनम अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में। ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इसके संस्थापक थे एओ हुम और इसके अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू सी बनर्जी। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उस समय के वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। चलिए, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? तो दांडी को चुना था और यहीं से दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे। गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण 1917, जो कि नील की खेती के लिए, तीन कठिया व्यवस्था, सब ध्यान होगा आपको हम जब पढ़ाएं। गांधी जी ने भारत का सत्याग्रह का पहला प्रयोग तो चंपारण हो गया ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो और मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हो चुका था। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो किसान पर, अर्थात 3/20, अर्थात 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना है। चलिए, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि वापस दे दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि वापस दिया था। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए एक समिति बना, हंटर समिति। मतलब जब घटना घट गया तो अंग्रेज सरकार ने बोला इसमें क्या सही है क्या गलत है, इसकी जांच के लिए एक समिति बना, उसका नाम दिया गया हंटर समिति। ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। और केबी हेडगेवार के द्वारा, सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 ईस्वी में। सिपाही विद्रोह वही क्रांतिकारी देश का पहला, 1857। फूट डालो और राज करो नीति था अंग्रेजों का और इसीलिए तो वह भारत पे शासन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसके संस्थापक एओ हुम और स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। चलिए, जालियांवाला बाग की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के कारण लोग पंजाब के अमृतसर में भीड़ इकट्ठा हुए और वहां पे जनरल ओडायर ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से वापस आने के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कर देते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए, तो सरस्वती जी के फोटो के नीचे देखिए वेद रखा हुआ रहता है, इसीलिए वेदों की ओर लौटे, तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज है जो राजा व्यक्ति होते हैं, तो राजा राम मोहन राय। हिंद स्वराज पुस्तक के लिखा? तो करमचंद गांधी के द्वारा। ठीक है, अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में झंडा फहराया गया और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस पूरे देश में मनाएंगे। असहयोगी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस विशेष अधिवेशन में पास हुआ था? तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में। रंपा 1916। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 और किसके द्वारा? तो एम एन राय के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ, लाला हरदयाल के द्वारा। गदर पार्टी 1913, लाला हरदयाल। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1920 में, जो कि क्योंकि तुर्की के मुसलमानों का खलीफा पद की समाप्ति किया गया था, उसी के विरुद्ध में भारतीय मुसलमान ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की और यह शुरुआत 1920 ईस्वी में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में और उस समय वायसराय लॉर्ड कर्जन। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन। टोटल गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 30, 31, 32। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भी भाग थे। चलिए, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लिट्टन के द्वारा आर्म्स एक्ट लागू किया गया था। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों का था? तो उराव आदिवासी के द्वारा था। भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना 1914 ईस्वी में जर्मनी में हुआ।
गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ, गांधी जी और इरविन के बीच में। क्योंकि जो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे, लंदन में हुए थे, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से कोई भी व्यक्ति भाग नहीं लिया था, इसीलिए इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो दबाव दिए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन पर, और उनको बोले कि बताइए कि क्यों नहीं कोई व्यक्ति आया कांग्रेस की तरफ से। तो इसीलिए कांग्रेस की तरफ से गांधी जी और इरविन के बीच में दिल्ली में ही एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से कहा जाता है, 1931 ईस्वी में। और तभी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी गए थे दक्षिण अफ्रीका, सॉरी, इंग्लैंड गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। खलीफा पद की समाप्ति तुर्कों ने कब समाप्त की थी? तो 1924 ईस्वी। चलिए, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुआ। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, और उसी दिन 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस आज भी मनाते हैं। श्रमिक विवाद अधिनियम कब पारित हुआ था? 1929 को। श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 ईस्वी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1928 ईस्वी को। चलिए, किस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, और ये मनाने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी के तट पे जो मध्य रात्रि में झंडा फहराया गया, उसी दिन यह बात तय कर ली गई थी कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। चलिए, गांधी जी ने असहयोगी आंदोलन की शुरुआत कब किए थे? तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। गांधी जी नमक कानून किस तिथि को भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, जो कि भंग किए थे। गांधी जी साबरमती आश्रम से आंदोलन शुरू हुआ था, पैदल चलना शुरू किए थे 78 अनुयायी के साथ, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को उनको गांधी जी द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था। और शुरुआत किए थे 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी से यात्रा शुरू किए थे, जो कि 6 अप्रैल अर्थात 24 दिन के शायद एक समय था, 24 दिन जोड़ लीजिए इन दोनों, तो 24 दिन के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को भंग किया था। चलिए, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया? तो वही एम.एन. राय, बता चुके हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसके द्वारा किया गया था? मैकडोनाल्ड। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओहुम, स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, पहला बैठक मुंबई में हुआ था, गोपाल दास तेजपाल विश्वविद्यालय में, और इसके पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात विमेश चंद्र बनर्जी बने थे। 1911 में बंगाल विभाजन के समय में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 5 में लॉर्ड कर्जन, 30 में लॉर्ड इरविन, और 19 में चेम्सफोर्ड, और 9 में मिंटो। ये सब वायसराय थे उस समय का। गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे। आर्य समाज के संस्थापक तो हम पहले ही बोले, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, 1875। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सर सैयद अहमद खां। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ किस कार्य से किया था? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, और 31 अप्रैल को वह नमक कानून तोड़ करके भंग किया गया था। अली मुदालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह का। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। रॉलेक्ट एक्ट पारित हुआ था तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, जो भारत में सब क्रांतिकारी लोग उछल कूद रहे थे, मतलब आंदोलन जो कर रहे थे, उसको रोक लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए क्या लाया गया था? रॉलेक्ट एक्ट 1919 में। इसको ही काला कानून महात्मा गांधी कहे थे। पूना समझौता किसके बीच में हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। चलिए, आ जाइए 5वें चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हम सब 4थे चैप्टर तक बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। आप सब लोग लगातार बने रहिए इस परिवार के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में दोस्तों को भी बता दीजिए कि कोई यूट्यूब पे ऐसे मास्टर आए हैं जो नया चैनल बना है, वो इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, बीबीडी गाइड को एकदम इतना संपूर्ण अध्ययन करवा दे रहे हैं कि याद करने की जरूरत ना है आपको फिर से दोबारा। ठीक है, और अगर आप सब लोग कमेंट कीजिएगा तो इसी प्रकार सभी चैप्टर के बीबीडी से ही हम दे करके आपको इसी तरीके से एकदम मूल मंत्र की तरह याद करवा देंगे। ठीक है,
चलिए आज ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जॉन के। फ्लाइंग शटल कौन है? जॉन के। मनरेगा की शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। और मनरेगा के तहत ही ना 200 दिन, साल में 200 दिन किसी भी व्यक्ति को रोजगार देना ये सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत तय हुआ था, और ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? तो पावर लूम का आविष्कार, देखिए पावर है ना, तो पावर उसके पास रहता है जिसके पास क्या? एडमंड कार्टियार्ट। मन होना चाहिए पावर रहने के लिए, तो एडमंड कार्टियार्ट। सेफ्टी लैम्प के आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी, अरे हम ही ने किए थे जी सेफ्टी लैम्प। हम हम्फ्री फ्री थे। कौन लैम्प? सेफ्टी लैम्प। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। संस्थापक एओहुम, अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी। भारत में पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई। कहाँ हुआ था? मुंबई। जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी प्लांट कब लगा? 7 में। कोई खतरा नहीं, 7 में कोई खतरा नहीं। चलिए मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो मुंबई में हुआ था, कब हुआ था? तो 1854, क्योंकि 1853 ईस्वी में रेलगाड़ी चला और 54 में सूती कपड़ा मिल। ठीक है। तो वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट, क्योंकि उस समय भाप पे चलते थे, तो वाष्प से चलने वाला रेल इंजन जेम्स वाट। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुष को वयस्क मताधिकार देने का 28 में, क्योंकि 28 में वयस्क मताधिकार मतलब स्त्री और पुरुष को इंग्लैंड में दोनों को वोट देने का अधिकार 28 में हुआ। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 70 में। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार 1770। ठीक है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इंग्लैंड में। तभी तो सभी लोग व्यापार करने के लिए इधर उधर भागे थे, तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। कोयला 14। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना भारत में कब हुआ? 1910 में। टाटा हाइड्रो। ठीक है। ईस्वी वाले पे ज्यादा फोकस नहीं करना। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? इंग्लैंड में चला था। 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला था। चलिए भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना हुआ था। अब पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरा 56 से 61, और तीसरा 61 से 65, 61 से 66 तक चला था तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए वाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। वाड़ाबंदी आंदोलन इंग्लैंड में। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब की गई? 1962 ईस्वी में। और 1907 ईस्वी में जो भारत में पहला टाटा आयरन इस्पात जो खोला गया वो कहाँ? तो जमशेदपुर में। ऊपर कर चुके हैं। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो यह इली इली हिटनी ने बनाया था। कपास ओटने की मशीन इली हिटनी। कपास ओटने की मशीन इली हिटनी ने। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग इंग्लैंड से, वहीं से शुरुआत हुआ था। वाटर फ्रेम किसने बनाया था? तो रिचर्ड आर्कराइट। वाटर फ्रेम किसने बनाया? रिचर्ड आर्कराइट ने। निम्न में कौन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं है? तो धर्म सुधार आंदोलन। ये तो धार्मिक उर्मिक तो धर्म से न होगा, उद्योग से थोड़े होंगे। चलिए भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कुल्टी में खोला गया। लोहा इस्पात बनाने का कारखाना कुल्टी में। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया? हेनरी बेशेमर। हेनरी बेशेमर ने। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज हेनरी बेशेमर ने किया। चलिए भारत में पहली कपड़ा मिल किसने खोला था? तो कावसजी नानाजी डावर ने। पहली कपड़ा मिल नानाजी डावर ने। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स। जेम्स हारग्रीव्स ने। चलिए 1928 ईस्वी में ग्राइपर वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र होता था? तो विद्या देवी सरस्वती का। देखिए जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनेगा उसको हम ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, बाकी जो आपकी जानकारी के लिए है उस प्रश्न को पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार किस औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया? 1948 में। निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला? तो उद्योग के राजकीय संरक्षण के कारण। और औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। चलिए आज ये शहरीकरण एवं शहरी जीवन की शुरुआत करते हैं। ठीक है।
शहरों में रहना है ना, तो शहरी जीवन। देखिए, सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किस प्रकार बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंत व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति का। चलिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर, क्योंकि महानगर में सबसे ज्यादा, जैसे मुंबई, कोलकाता, ये सब महानगर है, वहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा होते हैं, कम जगह में ज्यादा लोग। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। कुसुमपुर भी जानते हैं, संस्कृत में पढ़े हैं ना आप सब लोग। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। चलिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण? देखिए, जेरा ज्यादा पैसा है, पूंजीपति हो गया, तो किसका शोषण करेगा? श्रमिक लोग, मजदूर लोग का, है ना। किसान से मतलब नहीं है, पूंजी उद्योग खोल ले, और किसान से क्यों? किसान तो अपना खेती करेगा, खाएगा, कमाएगा। मध्यम वर्ग में तो जज, वकील, डॉक्टर आइए जाते हैं, तो श्रमिक लोग से, मजदूर लोग से पूंजीपति लोग क्या करते थे? शोषण करते थे। चलिए, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में था? तो मध्यम वर्ग। हम अभी आपको बोले कि मध्यम वर्ग में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर सब लोग थे। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में। चलिए, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो वह एवेंजर हार्वर्ड के द्वारा। गार्डन सिटी एवेंजर हार्वर्ड के द्वारा। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का। अस्थाई कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव संभव हुआ। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? तो 40 लाख तक। ठीक है ना, 40 लाख तक पहुंच गई थी। शहर को आधुनिक व्यक्ति के शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव का क्षेत्र माना जाता है। आइए, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू होती है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू होती है? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आ जाइए, अगले प्रश्न आ जाइए। कहाँ चला गया? नीचे आ गए। आधुनिक काल में औद्योगिकरण निम्न में से किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? मतलब औद्योगिकरण जो फैक्ट्री वगैरह से जो खुलना शुरू हो गया, तो किसको है जो गहन रूप से प्रभावित किया था? तो शहरीकरण को गहन रूप से प्रभावित किया था। श्यामता आंदोलन किस महानगर में चलाई गई थी? तो लंदन में। श्यामता आंदोलन लंदन में। जिगुरात कहाँ बनवाई गई थी? तो जिगुरात सुमेर में। जिगुरात कहाँ बनाई गई थी? सुमेर में बनाई गई थी। चलिए, आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। आधुनिक शहर इंग्लैंड में। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1786। पटना में गोलघर 1786। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय कब हुआ? 1965 में। सिंगापुर का उदय 1965 में। चलिए, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष चलाई गई थी? 1863 में। लंदन में भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में। बंबई में किस वर्ष में प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? 1819। प्रेसिडेंसी की राजधानी 1819 ईस्वी में। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1838 ईस्वी में। चार्टिस्ट आंदोलन 1838। बंबई में किराया कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 1918 में। किराया कानून 1918 में। देवगानेर मर्तीय आगमन नामक उपन्यास किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें कोलकाता का। देवगानेर मर्तीय आगमन का नामक उपन्यास किस महानगर में वर्णन है? तो कोलकाता में है। चलिए, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध एवं बोधिसत्व का जुलूस कितने रथ से निकालते थे? तो यह 20 गो रथ से निकालता था। बोधि एवं बोधिसत्व के जुलूस निकलता था। ठीक। मगध साम्राज्य का प्राचीन राजधानी तो राजगीर या राजगिरह या गिरिव्रज, उसी को जानते हैं। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे? मेसोपोटामिया। सबसे प्राचीनतम शहर मेसोपोटामिया। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था? तो राजा हरिश्चंद्र। दादा साहेब फाल्के के द्वारा राजा हरिश्चंद्र। चलिए, विशाल स्नानागार, ये हड़प्पा सभ्यता में आपको लेकर के चला गया, क्योंकि शहर है ना, तो प्राचीन शहरों में
तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सब सभी मोहनजोदड़ो से मिले थे। द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, कौन थे? एडियस मेरिसन थे। तख्त श्री हर मंदिराज साहिब कहाँ स्थित है? तो ये तो पटना साहिब में है, जो कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था ना, इसीलिए श्री हर मंदिर जो है तख्त वाले, वो पटना साहिब अपना पटना में। बैरान हॉसमैन कौन था? तो बैरान हॉसमैन सिया के प्रीफेक्ट थे। बैरान हॉसमैन सिया के प्रीफेक्ट थे। चलिए, पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी थी? तो उदयन के समय में, और इससे प्रश्न एग्जाम में पूछने वाला नहीं। आधुनिक नगर का विकास कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति के समय में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में किया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और वही इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। सेल्कस निकेटस के राजदूत थे तो मेगास्थनीज, और वो आए थे तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय आया था। बम्बई की चार्ल किस प्रकार की इमारत है? तो बहुमंजिलीय इमारत था। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? तो धन के लोगों के लिए, धनी लोगों के लिए। ठीक है। लंदन में रैन बसेरा किन के लिए बनाए गए थे? तो बेसहारा लोगों के लिए रैन बसेरा बनाया गया था। सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो बैरन हाउसमैन का। सीधी लकीरों का अतीला किस रूप में चित्रण किया गया है? बैरन हाउसमैन का। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई दे दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बंबई दे दिया था? तो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? तो शैक्षणिक केंद्र की स्थापना। आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था? तो क्योंकि बालिग पुरुष के मताधिकार के मांगने के लिए। ठीक है, पुरुषों के मताधिकार को मांगने के लिए चार्टिस्ट आंदोलन। चलिए, 7वां चैप्टर हम पहुंच चुके हैं। टोटल 8 ही चैप्टर है ना। आप सब लोग अगर टिक गए तो 2 चैप्टर और कंप्लीट कर लीजिए। एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको एकदम है कि कुछ ना कुछ याद बहुत बेहतरीन हो जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो शुरू में कुछ कुछ प्रश्न मिलते हैं, लास्ट में 2 4 5 प्रश्न ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दे दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, हमेशा ध्यान रखिए। सिकंदर कहाँ के निवासी थे? तो यूनान के। सिकंदर यूनान के। 1929 ईस्वी के सबसे आर्थिक मंदी का प्रभाव का बुरा असर अमेरिका पर पड़ा था, सबसे कम असर रूस पर पड़ा था। अमेरिका में न्यू डील किसके लिए लागू किया गया था? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील लागू किया था। चलिए, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? तो विश्व बैंक। क्योंकि एक विश्व बैंक, एक संगठन बनाए गए थे कि जिसमें विश्व के जो भी गरीब देश हैं उनको कुछ ना कुछ वहां से वो कर्ज के रूप में ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का भी मुख्यालय जिनेवा में ही। भारत सदस्य नहीं है, किसके सदस्य नहीं है? तो ओपेक के नहीं है, जबकि दक्षेश, G5 और ये क्या, WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय सदस्य हैं, लेकिन ओपेक का नहीं है। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष? तो 1929 में। सबसे बुरा प्रभाव अमेरिका को और कम प्रभाव रूस को। एशिया और यूरोप के बीच में कौन प्राचीन स्थल का व्यापारिक मार्ग है? तो रेशमी मार्ग होता था। एशिया और यूरोप से रेशम का व्यापार होता था। ठीक है। 10 में आइए, दूसरे विश्व युद्ध या महायुद्ध के बाद यूरोप की कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था? तो यूरोपीय संघ का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े क्रांतिकारी, तो औद्योगिक क्रांति। ठीक है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फासीवाद या नाजीवाद शासन प्रणाली, जो कि 1929 के आर्थिक मंदी के बाद। तो फासीवाद या नाजीवाद। चलिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में। गिरमिटिया किसे कहा जाता? तो एक मजदूर था, अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था।
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजा जाता था बाहर? तो पश्चिमी क्षेत्र एवं उत्तरी क्षेत्र। गिरमिटिया मजदूर मतलब क्या हुआ कि पैसे के बदले उसे कहीं दूसरे जगह पर ले जा करके खटवाना, वो गिरमिटिया मजदूर होता था। और जो कि बिहार से भी जाते थे तो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से जाता था। ठीक है। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा था? तो अलेक्जेंड्रिया। कौन उभरा? अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में हुआ था? तो 18वीं सदी में। नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स जो थे वो चीन का था। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? देखिए आयरलैंड। अ से आलू, अ से आयरलैंड। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? त्रिनिदाद में। त्रिनिदाद में। हाय, तीन गो कीजिएगा ना, 3 बार हाय। त्रिनिदाद, हाय में। चलिए, कार्न लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो कॉर्न जो लॉ है, नियम है, वो ब्रिटेन में पारित हुआ था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहां से करता था? तो वो भारत से कपास ले जाते थे। रेशम मार्ग कहां से आरंभ हुआ था? तो चीन से। आर्थिक मंदी कौन से देश में कम प्रभाव हुए? तो फ्रांस, रूस, ये सब कम प्रभावित हुआ था। बृहत्तम उत्पादन व्यवस्था किस देश से शुरू हुआ था? अमेरिका से। चलिए, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया था? 1885 में। G8 की स्थापना कब हुई? 1975। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन 1944 ईस्वी में। ब्रिटिश ने गिरमिटिया श्रमिक की व्यवस्था किस वर्ष की? तो 1921 ईस्वी में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। विश्व व्यापार संगठन WTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1995। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी IIC की स्थापना 1957। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार से आधारित है? तो उद्योग पर। कच्चे कपास का निर्यात 1880 से 72 के बीच में 5% से बढ़कर कितना परसेंट हो गया था? तो 35%। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? अमेरिका के द्वारा। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा था? तो लाल सागर। और सबसे पहले बाजार का विकास अलेक्जेंड्रिया में ही हुआ था। चलिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन, क्या लिखा गया है? जिलियंस। चलिए, पास्ता या सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो अरबों के द्वारा। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार कौन उद्योग था? तो वस्त्र उद्योग। अमेरिका में गुलाम कहां से ले जाया करते थे? तो वह अफ्रीका से। भारत में केनान कॉलोनी किस प्रांत में बने थे? तो वह पंजाब में बना था। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहां से यूरोप ले गए थे? तो अमेरिका से यूरोप ले गए थे। कोलंबस, अमेरिका की खोज ना कोलंबस ने किया था। वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? हेनरी फोर्ड ने। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजता था? तो चीन से भेजता था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो किसानों पर पड़ा था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति। चलिए, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो एडम स्मिथ है ही है। आर्थिक मंदी का विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर क्या पड़ा था? तो बेरोजगारी पर पड़ा था। भारत में किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए जा रहे थे? तो उत्तर प्रदेश। चलिए, आ जाइए प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, चैप्टर लास्ट, इतिहास का। ठीक है। चलिए, आइए जुड़िए। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण कला या मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुआ था? या वही छापने वाला चीज, तो ये सब चीन में हुआ था। ठीक है। चलिए, किस पत्र ने रातों रात वार्न-कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए भाषा बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका, क्योंकि वार्न-कूलर प्रेस एक्ट भारत में लागू हुआ था और इसके तहत कहा गया था कि कोई भी प्रदेशीय भाषा में समाचार पत्र नहीं छापेगा। तो उसी में अमृत बाजार पत्रिका था जो रातों रात अपनी भाषा को क्या कर दिया? बदल दिया था। वार्न-कूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किए गए? तो वह लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया था। ठीक है।
न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, चलिए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा में। इन्हीं की मराठा मराठी में नहीं, अंग्रेजी भाषा में छापा गया। अमृति बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष थे और यही पत्रिका रातों रात अपनी भाषा को वार्नकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। चलिए, 95 थीसिस किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर के द्वारा। मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। चलिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। किसने? मुद्रण ईश्वर की दी गई महानता का देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, यह किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर का के द्वारा कहा गया था कि मुद्रण है जो ईश्वर का ही देन एवं महान देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है। आइए, भारतीय समाचार पत्र में मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? तो चार्ल्स मेटकॉफ। मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका महात्मा गांधी। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग जर्मनी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरू किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। हिंदुस्तान रिव्यू सच्चिदानंद सिन्हा। आइए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? बाइबिल। गुटेनबर्ग बाइबिल का छपाई किया था। चलिए, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विश्व अधिनियम कब पारित हुआ था? 1951 में। आपत्तिजनक विषय अधिनियम, ठीक है, 1951। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो रूसो जो रूस के नहीं थे, फ्रांस के थे। यानी कि रूसो दे लेता रूस मार दीजिएगा, फ्रांस से मारना। किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित पुस्तक की मांग किया था? तो वह चीन। सबसे पहले तो छपाई चीन में न हुआ जी। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो। मार्को पोलो। चलिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैकस्टन था। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैकस्टन। चलिए, एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? इंग्लैंड में। एक पैसिया मैगजीन इंग्लैंड में। चलिए, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? चीन में। वुड ब्लॉक चीन में। एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई है? तो चीनी पुस्तक। एकार्डियन शैली में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई है? चीनी पुस्तक। चलिए, भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया था? 1766 ईस्वी में। चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी का मुद्रा कब बनाया था? 1041 ईस्वी में। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? तो 868 ईस्वी में। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? 1295 में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। भारत में पहला छापाखाना किसने लगाया? पुर्तगाली ने। भारत में पहला छापाखाना पुर्तगाली ने। पहली बार कहाँ खोला गया था छापाखाना भारत में? तो गोवा में खोला गया था। वार्नकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो लॉर्ड लिट्टन। समाप्त हुआ था रिपन के समय में। पिकविक पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। चार्ल्स डिकेंस। मराठी भाषा का पहला उपन्यास क्या था? यमुना पर्यटन। संवाद कौमुदीवाद का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बंगाल भाषा में। बंगाल भाषा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? दुर्गस नंदिनी। दुर्गस नंदिनी के द्वारा। चलिए, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड एम हो ने। ठीक है। देसी भाषा में भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस वर्ष किया? अंग्रेजी भाषा में किया था। निम्नलिखित समाचार पत्र में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? इंग्लिशमैन। कौन थे? इंग्लिशमैन थे।
चलिए, मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मैक्सिमिक गोर्की के द्वारा। मेरा बचपन मेरा विश्वविद्यालय, मैक्सिमिक गोर्की के द्वारा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? जेम्स ऑगस्टय हिक्की। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टय हिक्की के द्वारा प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट हुआ। तो आप सब लोग ने बहुत अच्छे हैं कि वीडियो लास्ट तक देखें। तो आप इसे एग्जाम से जाने से पहले एक दो बार अवश्य देख लीजिए, जो कि ताकि रिपीट हो जाए। अब प्रश्न तो जैसे कि आपके 40 मार्क्स के पूरे ज्योग्राफी सोशल साइंस का प्रश्न जो 40 मार्क्स के रहेंगे, उसमें 80 प्रश्न दिया ही रहेगा। तो 80 प्रश्न में 20 प्रश्न हिस्ट्री का दिया तो एकदम निश्चित है। आप अगर हिस्ट्री भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आराम से 15 प्लस मार्क्स हिस्ट्री से आप उठा लीजिएगा, क्योंकि टारगेट तो आपको ज्यादा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार क्लास में जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों को।